बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले तो अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब की मुलाकात हो गई है बैरिस्टर सलमान सफदर से। सलमान सफदर इमरान खान साहब के वकील हैं। इन्होंने साइफर समेत इमरान खान साहब के तकरीबन तमाम मुकदमात लड़े हैं। लगभग 300 मुकदमात में ये इमरान खान साहब की वकालत कर चुके हैं, इनके वकाल। और सलमान सफदर बड़े प्रोफेशनल वकील हैं। लेकिन ये मुलाकात उनकी इमरान खान साहब के वकील के तौर पे नहीं हुई, बल्कि ये मुलाकात उनकी हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म के मुताबिक। क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। सलमान सफदर जाएं और इमरान खान साहब से जेल में उनकी हालत के बारे में तहरीरी रिपोर्ट दें। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान साहब को दस्तयाब सहूलियात के बारे में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये जनाब हुक्म था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कब दिया? देखें, बड़ा लंबा अरसा हो गया इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन 8 फरवरी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे हुकूमत के, अगली 8 फरवरी को फिर होंगे, उससे अगली 8 फरवरी को फिर होंगे। जब तक ये हुकूमत रहेगी इनको ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। और ये असल में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के होते हैं और उन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये इजाजत दी क्यों? देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक वफ्द आकर मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और एन उसी दिन जो है इमरान खान साहब के मुकदमात लगा दिए गए। ना सिर्फ उजलत में मुकदमात लगा दिए गए, बल्कि फिर मुलाकात की जब दरखास्त आई, और क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा है वो ऐसा मजाक तो नहीं है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का मामला है, और क्रेडिबिलिटी अभी तो बची नहीं है। लेकिन चले जो भी है, ये मामला जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ कर दिया है वो तो कोई दुश्मन भी ना करता। लेकिन चले, इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए मुकर्रर किया गया अदालत की जानिब से एक नुमाइंदा, और ये इमरान खान के वकील से ज्यादा उनका किरदार ये था कि अदालत के फ्रेंड के तौर पे वो गए और जाकर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात 3 घंटे जारी रही है। और वो बाहर आए तो सहाफी वहां पे खड़े थे, सहाफियों को देखकर वो रुक गए। उन्होंने कहा, जी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपके पास से गुजर जाता, लेकिन मैं आपको कोई खबर नहीं दे सकता। सहाफी पूछते रहे कि इमरान खान की सेहत के बारे में बताएं, बाकी चीज़ों के बारे में बताएं, आपकी कितनी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, तो कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। क्योंकि अदालत की तरफ से उनको यह हुक्म दिया गया था कि आपने अदालत को रिपोर्ट जमा करवानी है। अब अगर वो बाहर बताते आकर तो एक नया रोला पड़ जाता, जनाब बातें बाहर निकल आई हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी बैरिस्टर सलमान सफदर से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी के अंदर ही मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि सारे ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। अब इस पे इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स जमा करवाए हैं। एक तो उनकी बहन ने ये कहा, जी बैरिस्टर सलमान सफदर ने हमें सिर्फ इतना बताया कि उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है और इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया। फिर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि सारी नजरें उन्हीं की तरफ थी और ये इमरान खान साहब का हक है कि उन्हें इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा, जी हमें तो इजाजत नहीं मिली मुलाकात करने की, हालांकि अदालत की तरफ से बाकायदा अहकामात है कि फैमिली की मुलाकात करवाई जाए और हमारा कानूनी हक है, लेकिन हमें भी नहीं मिलने दिया गया, इमरान खान साहब के वकला को भी नहीं मिलने दिया गया। लेकिन अदालती मुआवन की कैपेसिटी में सलमान सफदर साहब की मुलाकात करवाई गई, चलो अच्छा है। और खुशी की बात इसमें यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने 3 घंटे में बहुत ठीक ठाक बातें की होंगी। ये बातें छुपी तो नहीं रहेंगी, किसी ना किसी तरह से बातें बाहर आ ही जाएंगी, क्योंकि जब इमरान खान साहब मुलाकात करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं होता, और लोग भी होते हैं, नजरें रख के बैठे होते हैं, और फिर खबरें बाहर भी आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि खाली सलमान सफदर ने ही सुना जो इमरान खान साहब ने कहा, वो और भी कान हैं जो ये बातें सुनते हैं, और वो फिर कानों से बातें बाहर आ भी जाती हैं। दीवारों के भी कान होते हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ये बड़ी जल्दी चीजें सामने आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा। बहरहाल कंटेनर तैयार हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में। ये है जी डेवलपमेंट। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक कंटेनर तैयार हुआ है। इस कंटेनर के बाहर वाली साइड पे लिखा हुआ है आजादी या मौत। और ये वो बात है जो इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर कही थी कि या तो हमें मौत या हमें आजादी, और जब तक आप ये नजरिया नहीं अपना लेते तब तक आप हकीकी आजादी हासिल नहीं कर सकते। अब ये कंटेनर जाएगा कहां पे, ये है बड़ा सवाल। देखिए, एक तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सुहेल अफरीदी दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ जगहों के, और खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने काफी एक तहरीक चला दी है। कराची जब वो गए तो वहां पे कराची से हैदराबाद तक जिस तरह लोगों ने इस्तकबाल किया, कमाल हो गया। अभी उन्होंने बलूचिस्तान भी जाने का कहा हुआ है, और इससे पहले वो पंजाब में भी आ चुके हैं।
तो ये सुहेल आफरीदी जो है वो काफी तहरीक को गर्म कर रहे हैं। अब ये कंटेनर तैयार किया गया है इसलिए कि ये चंद नौजवान गाड़ी के ऊपर खड़े हो जाते हैं और उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज भी रहते हैं, लोग चारों तरफ से इनको छू सकते हैं और बड़े मल्टीपल सिक्योरिटी इश्यूज हैं और ये रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि इन्हें अपनी हिफाजत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सुहेल आफरीदी को ये तहरीक भी चलानी है। तो फिर अब एक कंटेनर तैयार कर लिया गया है, ये कंटेनर आपको आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा और किस वक्त ये कंटेनर इस्लामाबाद का रुख कर लेता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इस मरतबा ये जबरदस्ती इस्लामाबाद घुसने वाले नहीं है। जो बातें डिस्कस हो रही है, क्योंकि अभी तो ऑप्शन है ना जिनके ऊपर ये लोग गौर कर रहे हैं, उनमें एक ऑप्शन ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवानों को इकट्ठा किया जाए और ऐसे नौजवानों को इकट्ठा किया जाए जो लंबी ड्यूटी दे सके। अगर किसी जगह पे वफाकी हुकूमत पुलिस के जरिए से, इदारों के जरिए से कुछ रुकावटें खड़ी करती है और आगे नहीं जाने देती तो ठीक है, जहां वो रोक लें वहीं रुक जाओ और वहीं पे बैठ जाओ और लड़ाई किए बगैर वहां पे बैठ के आसाब का इम्तिहान लिया जाए इदारों के कि ठीक है, अगर आप मुल्क बंद करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, हम आ रहे हैं, जहां पे आप रुकावट डालेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे। अब वहां से आकर इतने बड़े पैमाने पे इतनी बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता। ये तो पुलिस की कैपेसिटी या किसी इदारे की कैपेसिटी नहीं होती कि अगर लाखों लोग बैठे तो आप उधर से आए और आकर बंदे उठा के ले जाएं। ये नहीं होता। वो यही होता है जो लोग आगे बढ़ते हैं वो काबू आ जाते हैं। अब जब लोगों ने आगे बढ़ना ही नहीं है, उन्होंने भी वहीं बैठ जाना है। तो ये एक नई तरह का एहतजाज हो सकता है आने वाले दिनों में। और भी दीगर ऑप्शन हैं जिन पे गौर किया जा रहा है। पूरा मुल्क बंद करने की भी ऑप्शन है और स्ट्रीट मूवमेंट का जो मरहला है वो खत्म नहीं हुआ, वो अभी जारी है, क्योंकि इमरान खान साहब का नेक्स्ट जो हुक्म है वो अभी तक आया नहीं। पता नहीं चला कि इसके बाद इमरान खान साहब ने क्या कहना है या क्या करना है। हो सकता है कि आजकल में आपको बड़ी अहम इतलात मिल जाए। तो एक तरफ तो ये कंटेनर तैयार हो गया और एक तरफ जो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर हैं, फौज के तर्जुमान, वो इदारों में खुफिया दौरे करते हैं, तालीमी इदारों में। खुफिया दौरे में इसलिए कर रहा हूं कि छुप छुपा के जाते हैं, बताते ही नहीं है पहले कि वो जा रहे हैं। अचानक से पता चलता है फलां जगह पे चले गए हैं, फिर वहां कैमरे भी नहीं होते, नौजवानों के मोबाइल फोन रखवा लिए जाते हैं, उन्हें यरगमाल बना के एक तरह से अंदर रखा जाता है, फिर सवालात भी फराहम किए जाते हैं कि ये सवालात पूछने हैं। बाकायदा बड़े सख्त इन्वायरमेंट के अंदर हार्ड स्टेट बना के किसी हॉल को, वहां पे डीजी आईएसपीआर जाते हैं, बेचारे सवाल भी नहीं कर सकते, नौजवान डरे होते हैं, ऐसा हॉस्टाइल किस्म का इन्वायरमेंट होता है। तो वहां पे डीजी आईएसपीआर बड़ी मेहनत करते हैं। वो 10 दौरे करें तो उनको वो कामयाबी नहीं मिलती जो सुहेल आफरीदी एक यूनिवर्सिटी का दौरा करता है और वो सारा बयानिया उड़ाकर रख देता है। अभी सुहेल आफरीदी जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के दौरे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जाके तलबा से बातचीत करते रहते हैं। उन्होंने आज भी कुछ बयानात दिए हैं सुहेल आफरीदी ने। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे जो बेहतरीन दिमाग हैं अगर वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो यहां तो फिर बाकी बंटवारी रह जाएंगे। ये मरियम नवाज की बात का उन्होंने जवाब दिया। मैं अपनी जात के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां जहां मेरे सूबे की बात आएगी, कोई शख्स चाहे मुझे कितना ही नापसंद हो, मैं उसके साथ बैठूंगा और बैठूंगा भी लेवल पर। अगर कोई ये सोचता है कि मुझे डरा धमका कर मुझसे कुछ मनवा लेंगे तो ये इनकी भूल है। अभी इनकी शायद मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई है, कोर कमांडर भी वहां पर मौजूद था। तो इस मुलाकात में यह तय हुआ कि जो पेशावर के अंदर पीएसएल है उसके मैचेस भी जाएंगे और कुछ और चीजें भी वहां पे तय हुई। मोहसिन नकवी की मेरे ख्याल में वजारत दाखिला से ज्यादा तवज्जो पीसीबी के मामला पे ही रहती है और वो अपना शौक पूरा कर रहे हैं। वजारत दाखिला तो उन्हें मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब ने तोहफतन दी हुई है और कोई मोहसिन नकवी को चैलेंज भी नहीं कर सकता। वो सबसे ताकतवर वजीर है, वजीर आजम की बेचारा उससे बात करता हुआ डरता रहता है। और वो वजह यह है कि मोहसिन नकवी का ताल्लुक जो है वो आसिम मुनीर से है और आसिम मुनीर से ताल्लुक की बुनियाद पे वो पूरी काबीना का हेड बन के बैठा हुआ, कोई इसको सवाल जवाब भी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। यहाँ पे जर्नैल जो ताकत में आ जाते हैं ना, वो अपनी मर्जी के बंदे ला कर बैठाते हैं और यही चीजें सियासतदान भी करते हैं। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ का बड़ा दामाद है अली डार, ये इसाक डार का बेटा है। नवाज शरीफ साहब की एक साहबजादी की शादी कहीं सऊदी अरब के किसी शाही खानदान में हुई थी, लेकिन बाद में वो शादी खत्म हो गई और फिर अली डार साहब से शायद गालिबन ये वही खातून है, उनकी बेटी, इनकी चले निजी मामला है वो। अब वो अली डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के बड़े दामाद हैं और इसाक डार के बेटे हैं और मरियम नवाज के बहनोई हैं। अब उनको मरियम नवाज ने लगा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अपना मुशीर पंजाब गवर्नमेंट में। अंदाजा करें आप, ये अन्ना वंडे रेड़ियां मुड़ मुड़ अपने आनू, यानी ये जो भी बांटते हैं ना आपस में, कोई बेरोजगार रह ना जाए इनके घर के अंदर। जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने जर्नैल हर जगह फिट करती है ना रिटायरमेंट के बाद, ये शरीफ खानदान अपनी फैमिली फिट करता है हर जगह पे। वो देखे ना, कहीं से आप शुरू हो जाए, आबिद शेर अली सेनेटर बनवा दिया, रिश्तेदार है,
कलसूम नवाज के रिश्तेदार हैं वो भी सारे सियासत के अंदर हैं, नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं वो सारे सियासत, सारे एडजस्ट किए हुए, कोई इधर कोई उधर। अभी ये एडजस्ट कर दिया, एक और इसहाक डार का बेटा भी, इसहाक डार खुद भी एडजस्ट हुआ है, हमजा शहबाज को एडजस्ट किया, मरियम नवाज को एडजस्ट किया, शहबाज शरीफ खुद वजीर आजम पाकिस्तान, नवाज शरीफ हर चीज का इंचार्ज, मौजा ही मौजा। अभी इन्होंने कैप्टन सफदर के बेटे को भी एडजस्ट करना है, कैप्टन सफदर भी एडजस्टेड है। तो ये जनाब पूरा का पूरा टब्बर जो है ना वो एक साथ इक्तदार में आता है। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अच्छा इसमें शहबाज शरीफ ने ना $1 अरब का इसका बजट भी रख दिया है। शहबाज शरीफ ने $1 अरब का इसका बजट रखा कि 2030 तक हमने इसमें खर्च कर दिया, और साथ ही नवाज शरीफ का दामाद अली डार मरियम नवाज का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुशीर लग गया। तो ये जनाब जो देते हैं ना वो आपस में एक दूसरे को ही देते हैं, किसी और को कुछ नहीं देते। यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से नादरीन खबर है, और ये अफसोसनाक खबर है, वो मैं आपको बाद में देता हूं, लेकिन क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही थी तो सुहेल अफरीदी को 2 दिन में गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये अब्बास शाह हैं, इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज, उन्होंने हुक्म दे दिया। मामला क्या है, रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस क्या था। सुहेल अफरीदी ने बताया था, और ये इससे पहले खबरें चल चुकी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे लोग जानते हैं, वादी तीरा में, सराउंडिंग में, वजीरिस्तान में लोग जानते हैं। वो ये कहते हैं कि जहां पे मसाजिद या मदारस थे उनके अंदर फौज चली गई और उन्होंने जाके वहां पे कंट्रोल कर लिया। अब ये वहां अंदर गए तो ये जूतों समेत भी अंदर चले गए, ये भी शिकायत वहां पे मुकामी लोगों ने की, सुहेल अफरीदी ने वही बात की। और फिर कुत्ता अंदर जाने के मामले के ऊपर जब लोगों ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया तो इस पे लोगों को यह कहा गया कि तुम और ये कुत्ता एक बराबर हो। ये बात सुहेल अफरीदी ने कर दी थी। उसके बाद सुहेल अफरीदी के ऊपर मुकदमा हो गया, और अब जज साहब कहते हैं जनाब 2 दिन के अंदर इसको लाकर पेश करो। अब मामला क्या है, मामला यह है कि सुहेल अफरीदी ने क्लेम किया कि आम शहरियों को कुत्ता कहा गया वहां पे मौजूद फौजी अफसर की जानिब से। इस पे मुकदमा हो गया। ओ भाई ये कुत्ता तो DGISPR ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टीवी के ऊपर कह दिया है पूरी दुनिया के सामने। ये जो कुत्ते का लकब है ये DGISPR ने, गाली वाला लफ्ज है, नहीं कहना चाहिए था, लेकिन DGISPR ने यही लफ्ज, यानी वो तो छुप छुपा के बात हुई थी ना कि जनाब किसी जगह पे ये बात हुई, एक बंदे ने सुनी, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, और करते कराते बात का बतंगड़ भी बन जाता है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो फैक्ट बताया वो बहुत सारे और लोग भी कहते हैं। अब जाके वहां पे आप बजाय इंक्वायरी करने के आपने मुकदमा कर दिया, उसके ऊपर कहते हैं गिरफ्तार करके पेश करो, इदारों के खिलाफ बोलता है, साख को नुकसान पहुंचाता है। तो DGISPR ने जब कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल किया तो किसके लिए किया, और क्या उनका यह लफ्ज इस्तेमाल करने से इदारे की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? अगर किसी और ने यह बता दिया कि उन्होंने यह लफ्ज इस्तेमाल किया तो इदारे की साख को नुकसान पहुंच गया। यह बहुत हैरत होती है मुझे कि ये पाकिस्तान की अदालतें भी बात को समझती नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है नादरीन, वो बीमार है, और ये बात फलक जावेद साहिबा आई थी अदालत में पेशी पर, उन्होंने ये बात बताई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 मरतबा अस्पताल ले जाना था लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया। वो कैंसर सर्वाइवर है, और यास्मीन राशिद साहिबा के साथ ये जुल्म, ये अब देखें भुगतना पड़ेगा नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ की शक्ल पे नजर आ रहा है। जो नवाज शरीफ मैंने देखा चंद दिन पहले, मुझे वाकई तकलीफ हुई कि यार ये क्या बना के रख दिया इस आदमी का। 2 साल पहले जब बरतानिया से नवाज शरीफ आया था वो मुख्तलिफ था, वो ठीक था, उसके चेहरे पे फिर भी थोड़ी सी रौनक थी। ये नवाज शरीफ तो एक इबरत का निशान बना हुआ है। इक्तदार होने के बावजूद क्या शक्ल, क्या हालत बनी हुई थी मियां साहब की, और किस तरह का अजीबोगरीब, ऐसा लग रहा था ब्रांड का एक इश्तिहार बना के भेज दिया है, और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं वो बातें करना भी नहीं चाहता, लेकिन मियां साहब को खुद अपनी हालत पे रहम करना चाहिए। नाजरीन, फैसल वाडा ने एक मरतबा फिर धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। फैसल वाडा हमेशा तब धमकियां लगाता है जब एस्टैब्लिशमेंट ने कोई नई कार्रवाई डालनी होती है। ये आ जाता है और आके धमकियां लगाना शुरू कर देता है। एस्टैब्लिशमेंट ने नई कार्रवाई कौन सी डालनी है, जरा गौर कीजिएगा। नंबर 1 तो यह है कि पहली मरतबा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इतनी ज्यादा तनकीद हो रही है कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं दहशतगर्दी को रोकने में। लगातार पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, फेडरल कैपिटल में इतना बड़ा हमला हो गया, और ये जो इतनी बड़ी तनकीद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर आई है। अब फैसल वाडा के ताल्लुकात ISI के चंद अफसरान के साथ मैं जानता हूं अच्छी तरह, जिन अफसरान की फाइलें लेकर ये फिरता है उनके पीछे पीछे मैं उन्हें भी जानता हूं। तो ये फैसल वाडा बेचारा जो है, इसको लॉन्च किया जाता है हर मुश्किल वक्त में। अब ये तवज्जो भटकाने के लिए आया कि एजेंसियों पर तनकीद हो रही है, मामला बदल दो। वो कभी कहता है जी 5000 सियासतदान मार दो, 500। फैसल वाडा को कोई बोले कि आप 50 सियासतदानों की लिस्ट लिख कर दे दो जिनको आप चाहते हो कि मारा जाए, या सबसे पहले किसको मारा जाए ये बता दो, पहले 5
सियासतदानों के नाम ले लो। ये आदमी 5 सियासतदानों के नाम नहीं ले सकता, इतनी जरूरत नहीं है, और 500 बंदे मारने की ये बात करता है। बहरहाल अब ये धमकियां लगा रहा है कि जनाब हम सियासतदानों को भी गाड़ देंगे और दहशतगर्दों को भी गाड़ देंगे और जो बात करेगा ऑपरेशन के खिलाफ उसको भी गाड़ देंगे। ये अजीबोगरीब किस्म की बातें करता है, बहुत अजीबोगरीब किस्म की। बोर्ड ऑफ पीस का मामला भी है ना, ये जो बोर्ड ऑफ पीस का मामला है जहां पे शहबाज शरीफ जा रहा है वजीर आजम पाकिस्तान, ये मामला भी बड़ा सीरियस है। देखिए इसके ऊपर एक गैलप पीके का जो सर्वे एक दिया गया, ये कोई इंटरनेशनल वो वाला गैलप नहीं है, लेकिन जो सर्वे दिया गया उस सर्वे के मुताबिक कोशिश की गई कि पाकिस्तानियों को यह बताया जाए जनाब पाकिस्तानी तो बहुत बड़ी तादाद में साथ खड़े हैं गजा में फौज भेजने के मामले पे। तो फिर मैंने एक सर्वे खुद भी करवाया और वो सर्वे अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और ये सर्वे आप गौर कीजिएगा कि किस नौयत का सर्वे है, ओपन सर्वे, ये पड़ा हुआ अभी भी सोशल मीडिया पे। मेरे YouTube चैनल के ऊपर जो मैंने सर्वे करवाया और एक मैंने करवाया ट्विटर के ऊपर, YouTube वाला मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब तक हमें 27,000 पैगामात मौसूल हो चुके हैं। मैंने उसमें 2 ऑप्शन दिए थे, अगर आप चाहते हैं कि गजा में पाकिस्तानी फौज जानी चाहिए तो हां, यस, इन दोनों में से कोई एक चीज लिखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि गजा में पाकिस्तानी फौज नहीं जानी चाहिए तो नहीं, नो या ना, कोई भी इसमें से लफ्ज लिख दें, हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से चेक कर लेंगे। जनाब हमने जब इसका मवाजना किया तो उस वक्त तक हमारे पास, जब मैंने अपनी टीम को ये डाटा दिया तो कोई 22-23 हजार हो गए थे। अब 22-23 हजार हमारे पास इतना बड़ा सैंपल है, ये बहुत बड़ा सैंपल है, कोई सर्वे करने वाली कंपनियां इतने बड़े सैंपल इस्तेमाल नहीं करती। तो जनाब ये 22-23 हजार के करीब ये जवाबात थे। इनको जब हमने इकट्ठा किया और इनको रखा सिस्टम के अंदर तो 97%, यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जवाबात के अंदर हां या ना का लफ्ज नहीं था, लेकिन उन्होंने और चीजें जो है वो उसमें बोल दी कुछ, यानी बड़ी लंबी लंबी लोग बातें लिख देते हैं, कई लोग तारीफें कर देते हैं वीलॉग की, कई कुछ और कर देते हैं। तो उनको अगर आप निकाल दें तो यहां पे 97% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नो, ना, कि पाकिस्तानी फौज को गजा में नहीं जाना चाहिए। 97%, 17,712 मरतबा लोगों ने नो बोला है, नहीं बोला है, ना बोला है, जबकि यस और हां 530 लोगों ने बोला है। यह इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। अब नाजरीन इसके अलावा कुछ डुप्लीकेट है, कुछ लोगों के मैसेजेस रिपीट हो जाते हैं बार बार, वो हमने निकाल दिए। कुछ लोग जो है वो कोई और बातें कर रहे थे, वो हमने निकाल दी, लेकिन जो परसेंटेज आई है वो ये आई है। अब मेरा चैलेंज है कि ये डाटा मेरे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है और ये पब्लिक डाटा है। जो सर्वे कंपनी चाहती है उठाए इस डाटा को और इस डाटा को चेक कर ले और ये परसेंटेज निकाल के मुझे दिखा दे। अगर 97% से कम हो तो फिर बात कीजिएगा। ये भी हमने बहुत मोहतात बताया, 97% से भी ज्यादा है, हमने आपको कम बताया, लेकिन 97% क्लियरली खड़े हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज को गजा में नहीं जाना चाहिए। यह है सर्वे। अब जरा जो गैलप पीके वालों ने सर्वे किया, अपना हमारे सैंपल तो हमारे साथ शेयर करें जरा। मेरा सैंपल तो ये पड़ा हुआ है सामने, सोशल मीडिया पे आप जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा लोग क्या कह रहे हैं। ये सैंपल आपके सामने पड़ा हुआ है, ट्विटर के ऊपर जो सैंपल है वो भी वहां पे पड़ा हुआ है, उठाकर देख लें आप। लेकिन गैलप पीके वाले अपना सैंपल हमारे साथ शेयर करें, हमें दिखाएं, ताकि हम कंफर्मेशन लें उन लोगों से, हम पता करें कि क्या वाकई वो लोग चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तानी फौज गजा में जानी चाहिए। ये इन्होंने एक फ्रॉड सर्वे किया है और फ्रॉड तरीके से इसको छुपवाया है, और ये अब जाकर बैठने लगे हैं वजीर आजम नेतन्याहू के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसमें मैं एक चीज आपके सामने रख देता हूं कि आमिर मतीन साहब ने भी कह दिया है, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि यूनाइटेड नेशन की जो मीटिंग होती है उसके अंदर तो चाहे सारी दुनिया के ममालिक आ जाते हैं ना, उसमें फलस्तीन का नुमाइंदा भी आ जाता है।